663 और D2H के चैनल नंबर 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। कोरोना केस में भले ही कुछ कमी आई हो, लेकिन सीएम गहलोत लोगों को अभी कुछ खास छूट देने के मूड में नहीं है। सीएम ने बुधवार को सभी जिलों में धारा 144 को 21 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया और फिर गृह विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के आते ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगाने का फैसला किया था। पहले 20 अप्रैल को 22 अप्रैल से 21 मई तक के लिए सभी कलेक्टरों को धारा 144 लगाने के अधिकार दिए थे और अब इसका समय फिर बढ़ाया गया है। गृह विभाग की अधिसूचना के बाद अब प्रदेश के सभी कलेक्टर अपने स्तर पर धारा 144 लगाने के अलग से आदेश जारी करेंगे। प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन के प्रावधान पहले से ही लागू हैं। धारा 144 लागू होने के बाद 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होती है। ये शर्त लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए लगाने पर भी होती है। महामारी कंट्रोल के लिए लगाई गई धारा 144 में वैसे ही प्रावधान होते हैं, लेकिन इसे लागू करने का तरीका अलग होता है। प्रदेश भर में कोरोना की दूसरी लहर पर कंट्रोल करने के लिए ये पाबंदियां लगाई गई हैं। गहलोत सरकार ने ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया है। यहाँ कोरोना से ठीक हुए लोगों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है और इससे अब तक राज्य में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यही वजह है कि सीएम गहलोत ने पहले तो इसे राजस्थान की हेल्थ इंश्योरेंस चिरंजीवी योजना में शामिल करने का फैसला किया और फिर इसे महामारी घोषित करने का फैसला कर लिया। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के पीछे सरकार का कहना है कि इस फैसले के बाद अब इस बीमारी की प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग हो सकेगी, साथ ही इलाज को लेकर भी गंभीरता बरती जा सकेगी। आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर के अलावा सीकर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा और अन्य जिलों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है और प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 400 मामले हैं। अकेले जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 45 से अधिक मरीज भर्ती हैं। अस्पताल में 33 बेड का वार्ड फुल होने के बाद अलग से नया वार्ड बनाया गया है। जयपुर के निजी अस्पतालों में अब तक इस बीमारी के 70 से अधिक केस आ चुके हैं। जोधपुर में एम्स और मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। बीकानेर में भी 30 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। सारी आशंकाएं एक प्रकार से आत्मविश्वास में बदल जाती है। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही तो सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। साथियों, बीते कुछ समय में
ये बात सही है कि देश में एक्टिव केस कम होने शुरू हुए हैं। आप भी अपने जिले में अनुभव करते होंगे कि 20 दिन पहले जो एकदम से आपके ऊपर प्रेशर आया था, अब आपको भी काफी महसूस होता होगा बदलाव। लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया हुआ है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है, तब तक चुनौती बनी रहती है। कई बार जब केस कम होने लगते हैं तो लोगों को भी लगता है कि अब चिंता की बात नहीं, वो तो चला गया। लेकिन अनुभव दूसरा है। टेस्टिंग और डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो, इसके लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, इन सबके बीच में एक सामूहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा और प्रशासन की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। स्थितियों पर लगातार नजर रखने से जिले के सारे प्रमुख विभागों, जैसे पुलिस का विभाग हो, साफ सफाई की बात हो, इन सारी व्यवस्थाओं का, इनके बीच में बेहतर तालमेल और प्रभावी परिणाम स्वाभाविक रूप से निकलने लगते हैं। मुझे आपके कई जिलों से इस रणनीति पर काम करने के रिजल्ट्स की जानकारी मिलती रही है। इन जगहों पर आपने वाकई बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बचाया है। साथियों, फील्ड में किए गए आपके कार्यों से, आपके अनुभवों और फीडबैक से ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। इससे टीकाकरण से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन का जो प्लान है, जो कैलेंडर है, उनको हम नियमित रूप से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक साझा करेंगे तो लोगों को कम से कम परेशानी होगी। साथियों, पिछली महामारी हो या फिर ये समय, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है। महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर इनोवेशन, निरंतर अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है
और ये वायरस धूर्त भी है, तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। वैक्सीन बनाने से लेकर एसओपीज और नई ड्रग्स बनाने तक लगातार काम हो रहा है। जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी इतनी ही इनोवेटिव और डायनेमिक रहती है तो हमें असाधारण परिणाम मिलते हैं। आपके जिले की चुनौतियां यूनिक होगी, इसलिए आपके समाधान भी उतने ही यूनिक होने चाहिए। एक विषय वैक्सीन वेस्टेज का भी है। एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। इसलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना बहुत जरूरी है। मेरा यह भी कहना है कि जब आप अपने जिले के आंकड़ों की समीक्षा करते हैं तो उसमें अर्बन और रूरल इसको भी अलग अलग से आप गौर करें ताकि आपका फोकस रहे। इवन टियर 2, टियर 3 सिटी को भी अलग से उसका एनालिसिस करें ताकि आप फोकस वे में अपना स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर सकते हैं। कहां कितनी ताकत लगानी है, किस प्रकार की ताकत लगानी है, ये बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। और इससे जब ये प्रकार से देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। और मैं भी लंबे अरसे तक आप ही की तरह कुछ न कुछ काम करते करते यहां पहुंचा हूं। मेरा अनुभव है कि गांव के लोगों को अगर सही बात समय पर पहुंचा दी जाए तो वो बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, बहुत रिलीजियसली। और जो शहरों में कभी कभी हमको किसी चीज को लागू करने में मेहनत पड़ती है, गांव में उतनी मेहनत नहीं पड़ती है। हां, क्लैरिटी चाहिए, गांव के अंदर एक टीम बनानी चाहिए। आप देखिए वो परिणाम खुद दे देते आपको। साथियों, सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। और सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं, बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। अलग से उस पर रेगुलर आप एनालिसिस कीजिए। आप स्वयं भी, मेरा सभी आप प्रमुख अधिकारियों से आग्रह है कि आप स्वयं भी उसका आकलन करें। इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। साथियों, मैंने पिछली बार की बैठक में भी, और मैंने ये भी कह रहा कि जीवन बचाने के साथ साथ हमारी प्राथमिकता जीवन को आसान बनाए रखने की भी है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की सुविधा हो, दूसरी आवश्यक सप्लाई हो, काला बाजारी पर रोक हो, ये सब इस लड़ाई को जीतने के लिए भी जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए भी आवश्यक है। आपके पास पिछले अनुभवों की ताकत भी है और पिछले प्रयासों की सफलता का मोटिवेशन भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अपने अपने जिलों को संक्रमण मुक्त करने में सफलता पाएंगे। देश के नागरिक का जीवन बचाने में, देश को विजयी बनाने में हम सभी सफल होंगे। और मेरा आज कुछ साथियों को सुनने का मौका मिला है, लेकिन आपके पास, हर एक के पास कुछ न कुछ
सफलता की गाथाएं हैं। बड़े अच्छे इनोवेटिव प्रयोग आप सबने कहीं न कहीं किए हैं। अगर वो आप मुझे पहुंचा देंगे तो जरूर इसको देश भर में पहुंचाने में मुझे सुविधा होगी, क्योंकि इंटेलेक्चुअली डिबेट करके कितनी भी चीज क्यों न निकाले, लेकिन उससे ज्यादा ताकत जो फील्ड में काम करता है, उसने जो अनुभव किया है और उसने जो रास्ते खोजे हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं। और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत बड़ी है, और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको निकालिए। दूसरा, पिछले 100 साल में किसी के जीवन में इतने बड़े संकट से जूझने की जिम्मेवारी नहीं आई है। आप डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, आपके जिम्मे सबसे बड़ा बोझ आया है। आपने बहुत चीजें ऑब्जर्व की होगी, मानव मन को ऑब्जर्व किया होगा, व्यवस्थाओं की मर्यादाओं को देखा होगा, कम से कम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके आपने एक नए रिकॉर्ड प्रस्थापित किए होंगे। जब भी मौका मिले इसको जरा जरूर अपनी डायरी में लिख करके रखिए। आने वाली पीढ़ियों को आपके अनुभव काम आएंगे, क्योंकि पिछली शताब्दी में 100 साल पहले जो बड़ी महामारी हुई, वो उसके उतने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि वो लड़ाई, उसका रूप कैसा था, संकट कितना गहरा था, कहाँ क्या हुआ, बाहर निकलने के रास्ते क्या खोजे गए। लेकिन आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अफसर अगर ये डिस्ट्रिक्ट गैजेट की तरह इसको बनाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को भी हमारी ये मेहनत, हमारे अनुभव, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आएगा। और मैं आपको भी इस सफलता के लिए, इस मेहनत के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को, जिस प्रकार से आप लोगों ने इसका नेतृत्व किया है, आपको बधाई देता हूं, आपकी सराहना करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, तेजी से सफलता प्राप्त करेंगे और जन सामान्य के अंदर विश्वास पैदा करेंगे। सामान्य मानवीय का विश्वास विजय की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। इससे बड़ी जड़ी बूटी नहीं हो सकती है, और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, कार्य का बोझ आपको ज्यादा है, मैं अनुभव करता हूं। अब बारिश की सीजन आएगी तो और एक सीजनल जो प्रेशर रहता है वो तो बढ़ने ही वाला है। लेकिन इन सब के बीच भी आप स्वस्थ भी रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, और आपका जिला जल्द से जल्द स्वस्थ हो, हर नागरिक स्वस्थ हो, ये आपकी कामना ईश्वर पूरी करे, आपका पुरुषार्थ पूरी करेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपने परिश्रम पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलाधिकारियों के साथ संवाद किया। इसमें राजस्थान के 5 जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सीएम अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस संवाद से जुड़े, जिसमें तमाम कोरोना मामलों को लेकर चर्चा की गई और मंथन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं राजस्थान के जिलाधिकारियों ने अपनी प्रेजेंटेशन पेश की। आपको बता दें कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 53 डीएम के साथ चर्चा की, और इसमें राजस्थान के भी 5 जिलाधिकारी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण और ताउते तूफान से मुस्तैदी से निपटने के लिए सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सवाई माधोपुर के सभी पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को हमेशा अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। एसपी ने जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ साथ ये भी कहा कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सभी अधिकारी सजग रहें और मुस्तैदी से काम करें।
इसके अलावा उन्होंने ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से भी बचकर रहने की सलाह दी है। इस कोरोना की लड़ाई में सवाई माधोपुर के अंदर मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, जो नंबर ऑफ चालान हुए हैं, जो कार्रवाई हुई है, अगर हम जनसंख्या को देखें तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। उसमें हमारे जवानों का बड़ा मुख्य योगदान है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। इसलिए हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमने ये छोटा सा कदम उठाया। 12 से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ कोरोना के फैलने से बेपरवाह भीड़ एक धार्मिक आयोजन में शामिल हो गई। इस कार्यक्रम के दौरान इन लोगों ने कोरोना निर्देशों का भी ख्याल नहीं रखा और मंदिर के बाहर सैकड़ों की संख्या में जुटकर पूजा की। इस भीड़ में बुजुर्ग से लेकर महिलाएं, बच्चे और बड़े हर उम्र के लोग शामिल दिखे। आस्था में डूबे ये लोग एक दूसरे के इतने करीब खड़े दिखे जैसे महामारी का खतरा खत्म हो चुका हो। कोरोना निर्देशों को पूरी तरह नजरअंदाज करके धार्मिक आयोजन में जुटे इन लोगों में किसी ने भी मास्क लगाने तक की जहमत नहीं उठाई। बताया गया है कि बाद में पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अग्नि कुंड में ये आहुति कोरोना संक्रमण से मुक्ति और देश में सुख, शांति और आरोग्य के लिए दी जा रही है। कोरोना से मुक्ति के लिए ये हवन पूजन दौसा के भोजबाड़ा गांव में आयोजित किया गया। इस पूजा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा गया। दरअसल जब पूरी दुनिया में कोरोना से बचाव के लिए जहां कोरोना गाइडलाइन के पालना करने की अपील की जा रही है, वहीं आध्यात्मिक सोच के लोग भगवान से कोरोना संक्रमण के खत्म होने की कामना कर रहे हैं। इसी कड़ी में दौसा जिले के भोजबाड़ा गांव में भी ग्रामीणों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रामायण पाठन और हवन कार्यक्रम किए। साथ ही भगवान नरसिंह जी की आरती उतारकर कोरोना महामारी के खात्मे की प्रार्थना भी की। खाली खाली सड़कें और सुनसान पड़े इस गांव की तस्वीर देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस गांव में 1-2 नहीं 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं। बैरिकेटिंग्स में घिरा ये डूंगरपुर जिले का माड़ा गांव है, जहां पुलिस के साथ गांव के युवाओं ने मिलकर ऐसा सख्त लॉकडाउन लगा रखा है कि किसी की हिम्मत नहीं कि घर के दरवाजे के बाहर एक कदम तक निकाल सके। दरअसल 4000 की आबादी वाले इस गांव में 110 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए, जिसमें से 3 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई और अब भी यहां 42 एक्टिव केस हैं, जिसकी वजह से गांव वाले सहमे हुए हैं। संक्रमण का डर न होता तो दुख की इस घड़ी में गांव वाले एक साथ होते, लेकिन संक्रमण के डर और एक दूसरे की जान बचाने के लिए यहाँ के युवाओं ने एक कमेटी बनाकर स्थानीय पुलिस के साथ मोर्चा बना लिया और ऐसा लॉकडाउन लगा दिया कि कोई भी अब कोरोना संक्रमित न हो जाए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए गहलोत सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मजदूरों और दूसरे व्यापारियों की तरह शराब व्यापारियों का भी हाल बेहाल है। बाड़मेर के व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से शराब की बिक्री गिरकर 20% तक पहुंच गई है और इस गिरावट की वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी नुकसान को कम करने के लिए शराब व्यापारियों ने जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय पहुंचकर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि आबकारी नीति 2021-22 में शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रखने का प्रावधान था। साथ ही साथ सरकार की ओर से शराब के ठेकेदारों से निर्धारित न्यूनतम गारंटी वसूलने का प्रावधान तय किया था, लेकिन कोरोना की परिस्थितियों के बीच राज्य सरकार ने शराब की दुकानों को सुबह 11 बजे तक ही खुले रखने की छूट दी है। लिहाजा वो चाहते हैं कि फिलहाल उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी जाए। बाध्य होकर यहाँ आरटीओ साहब के समक्ष पेश हुए हैं कि हमें या तो गारंटी में रियायत दी जाए या हमारे समय
में कुछ सुधार किया जाए। कोरोना काल जो लॉकडाउन चल रहा है तब तक में। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर इलाके में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बन रहे मकानों के निरीक्षण के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा मौके पर पहुंचे थे। दरअसल जिला कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि गांधीनगर इलाके में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण का काम सुस्त रफ्तार से चल रहा है। ऐसे में इन घरों के आवंटन में देरी हो सकती है। आपको बता दें कि गांधीनगर इलाके में अल्प आय वर्ग के लिए 304 और निम्न आय वर्ग के लिए 192 मकानों का निर्माण हो रहा है। मौके पर पहुंचे कलेक्टर ने इस योजना को लेकर UIT के अधिकारियों और नगर परिषद आयुक्त ट्विंकल गुप्ता से बात की और संबंधित ठेकेदारों को जल्द ही काम पूरा कराने का निर्देश भी दिया। इसमें ठेकेदार का जैसा बता रहे हैं कि ठेकेदार के पार्ट पर कुछ काम करना है, तो मैंने हमारी UIT के एक्शन साहब को बोला है कि उन ठेकेदार को बुलाए, आज या कल में उनको बुलाएंगे, उनको सुनेंगे क्या इशू है, क्यों नहीं इसका काम पूरा हो पा रहा है, और उसके बाद में कार्य से पूर्ण कराने के पश्चात में इस पर प्रशासन देने की कार्रवाई करवाएंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर वसूली वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरटीओ की जो गाड़ी नजर आ रही है वो जालौर के परिवहन विभाग की है और वहीं का कर्मचारी शेर सिंह वहां से गुजर रही गाड़ियों को रुकवाकर वसूली में लगा है। इस वीडियो में ये भी साफ साफ नजर आ रहा है कि शेर सिंह गाड़ी वालों से पैसे की डील तो कर रहा है, लेकिन वो पैसे अपने हाथों में लेने की जगह अपने ड्राइवर के हाथों में भिजवा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जालौर जौफर हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां गाड़ियों को रोककर उनके ड्राइवरों से वसूली की जा रही है। इस वीडियो को लेकर जालौर के परिवहन विभाग ने ये तो माना है कि वसूली करने वाला उसी के विभाग का कर्मचारी है और ये गाड़ी भी उन्हीं के विभाग की है, लेकिन जिला परिवहन अधिकारी का कहना है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वीडियो कब का है। अब देखना ये है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, साथ ही ऐसी वसूली रोकने के लिए परिवहन विभाग क्या कदम उठाता है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे